गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि ये चैप्टर पिछले 6 पार्ट या 6 दिन से ये चैप्टर चल रहा है। आज इस चैप्टर से 7वां पार्ट शुरू हो रहा है और आज के जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो सारे प्रश्न आपके आगामी परीक्षा 2027 से बहुत ही मिलता जुलता रहेगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो बच्चों, ये मैं जितना भी आज क्वेश्चन लेके आया हूँ सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से समझा जाएगा कि एक क्रिकेट टीम के कोच, ठीक है, क्वेश्चन आता है आपको। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, ध्यान समझिएगा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में क्या कि खरीदे, मतलब इतने रुपये में खरीदा। ठीक है, फिर बाद में उसको जरूरत पड़ा तो उसने क्या किया कि 3 बल्ले तथा 5 गेंदे इतना रुपया में क्या किया, खरीदे। तो आपको पता करना है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब सबका मूल्य ज्ञात करना है कि मूल्य क्या होगा। ठीक है, आइए तो अब हम थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल पार्ट में बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसा ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, माना कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद प्रति प्लस एक, प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक। तो आपको एक गेंद और एक बल्ले, या इसके जगह पर चाहे तो आप एक भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसके जगह पर चाहें तो एक भी लिख सकते हैं, हम एक ही लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले माना कि एक बल्ला और एक बल्ले और एक गेंद और एक गेंद का मूल्य या कीमत, मूल्य एक्स रुपये और वाई रुपये है, एक्स रुपये और वाई रुपये हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि एक जो बल्ले हैं, एक जो गेंद है, उसकी कीमत कितनी है, एक्स और वाई रुपये है। ठीक है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि एक क्रिकेट के टीम के कोच ने कितना बल्ले खरीदा, 7। अच्छे बताइए, अगर एक बैट का कीमत 100 रुपया होगा तो 7 बैट का कीमत कितना होगा, 700। तो हम क्या करेंगे, अब आते हैं प्रश्नानुसार। कहाँ पाएंगे हम लोग, प्रश्नानुसार, या हम आएंगे डायरेक्ट प्रश्न से आएंगे। लिखेंगे 7 बल्ले, तो एक बल्ले का कीमत कितना है, एक्स, तो 7 बल्ले कितना हो जाएगा, 7x, और 6 गेंद है तो एक गेंद का कीमत कितना है, y, तो 6 गेंद की कीमत कितना हो जाएगा, 6y बराबर कितना हो जाएगा, ये 3800 रुपये। तो ये समीकरण नंबर, इसे क्या मान लेंगे हम लोग, फर्स्ट। क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। आपको किसी भी प्रकार 2 चर वाले रैखिक समीकरण के पद में तैयार करना है, और वहां से जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण के पद तैयार हो जाएंगे तो हम आसानी से, चाहे हमारे पास चाहे विलोपन विधि हो, चाहे प्रतिस्थापन विधि हो, और चाहे वो ब्रजगुणन विधि हो, हम किसी भी विधि के मदद से हम क्या करेंगे, प्रश्न को हम सोल्व कर सकते हैं।
और x और y का मान क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस पार्ट को x माने और किस पार्ट को y माने। तो जो भी पहले देखो, इसमें ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आप x और y मान सकते हैं, चाहे तो आप p और q भी मान सकते हैं, ठीक है, t और u भी मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैंने माना कि एक बल्ले और एक गेंद की कीमत कितनी है, x और क्या है, y रुपये है। और प्रश्न से हम आएंगे, जब एक बल्ले की कीमत x रुपये होगी तो 7 बल्ले की कीमत कितना होगा, 7 रुपया, मतलब 7x हो जाएगा। और ये 6y मतलब 6 गेंद की कीमत था। ये समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार जब खरीदा तो बाद में फिर उसने क्या किया कि उसको घट गया होगा प्रैक्टिस कराने के लिए, या उसको मतलब उसे और जरूरत होगा कितने बल्ले के लिए, 3 बल्ला। तो इस बार 3 बल्ला किनेगा तो ये क्या हो जाएगा 3x, और इस बार कितना गेंदे कीन रहा है, 5, तो कितना हो जाएगा 5y। तो अब लाजमी है कि जब सामान कम खरीदेगा, क्वांटिटी कम करेगा, तो पैसा भी क्या लगेगा, कम लगेगा। तो इसीलिए इस बार ये कितना रुपये दे रहा है, 1750 रुपये दे रहा है। 1700 क्या दे रहा है, 50 रुपया दे रहा है। तो ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब इस सॉरी 2 हो गया। इस प्रश्न में आप चाहें तो जिस विधि का प्रयोग कर सकते हैं जो आपको आसानी से क्वेश्चन को बना सकता है। तो हमने क्या कहा, हमने x को क्या किया, बराबर किया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर, क्या लिखेंगे, समीकरण 1, और समीकरण क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 लिखेंगे। तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, हम x को इक्वल कर रहे हैं तो ऊपर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 7 और 3 का जो एलसीएम होगा, लघुत्तम होगा, वो कितना होगा, 21 होगा। क्या होगा, 21 होगा, मतलब वो 21 होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार तो ऊपर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और नीचे हमने क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अब हम दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब हम ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कितना हुआ, 70 कितना हुआ, 21 x हुआ, ठीक है। और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ, 36 कितना हुआ, 18 हुआ, ठीक है। और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 के 24 के 4 हासिल 2, और 3 के 9, 9 2 कितना हुआ, 11, मतलब ये डबल जीरो होगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हुआ, 7 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हुआ, 70 के कितना हुआ, 21 x हुआ। फिर यहाँ कितना हुआ, 7 पचे कितना हुआ, 35 हुआ। क्या हुआ, 7 पचे 35 हुआ। फिर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पचे कितना हुआ, 35, हासिल 3, 7 49, 49 और 3 कितना हुआ, 52, 52 के 2 हासिल 5, 7 एकम 7 और 7 5 कितना हुआ, 12। मतलब यहाँ से हमारा ये चीज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करेंगे। तो जैसे माइनस करेंगे तो इसमें से क्या हो गया, एक्स एक्स क्या हो गया, घट के कटेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, काटना नहीं है, वो घट के क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि आप भाग नहीं दे रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इसको प्लस माइनस काट देते हैं, वो काटना नहीं है, काटिएगा तो फिर फंस जाइएगा। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0x लिख सकते हैं, ठीक है। अब 35 में से 18 घटेगा तो कितना होगा, 17, कितना होगा, 17, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -17y लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 17 माइनस क्या लिखेंगे, 17y लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो ये लाजमी है कि ये बड़ा है, ठीक है, आप देख भी रहे होंगे। 0 में से 0 गया, ठीक है। फिर कितना हुआ, 5 में से 0 गया, ठीक है। फिर 12 में से 4 आया, कितना हुआ, 8 हुआ, कितना हुआ, 8 हुआ। तो मतलब ये 800 कितना हुआ, 50 हुआ, कितना हुआ, 850, माइनस कितना हुआ, 850 हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे -17y बराबर -800 क्या हुआ, 50 हुआ। और ये माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, ये भी कट जाएगा माइनस माइनस, और ये 17 से कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा, 50 बार में कट जाएगा। और ये y के मान कितना आया, 50 आया। तो ये y के मान 50 नहीं, ये 50 रुपये, आप रुपये भी RS लिख सकते हैं या 50 सिंबल लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान, ठीक है, इस y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में
हम व्यवस्थित कर देंगे या हम क्या करेंगे, रख देंगे। और आपको ध्यान रहे कि जब भी हम x और y का मान रखते हैं तो हमेशा पुराने समीकरण में रखते हैं। हम नए समीकरण में कभी भी किसी का वैल्यू नहीं रखते हैं, क्योंकि नए समीकरण में हमेशा वो चीज़ समीकरण जो होता है वो बढ़ के समीकरण होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम यहाँ पर रखेंगे कि y का मान, y बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं y बराबर 50। कहाँ से, अब हम समीकरण 1 में या 2 में, मतलब आपको जहाँ भी अच्छा पड़े आप रख सकते हैं। हम रख रहे हैं समीकरण 2 में रखने पर, 2 में क्या रखने पर हम समीकरण 2 में क्या कर रहे हैं, y का मान 50 समीकरण 2 में रख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ये है, ये क्या है, 3x + 5y बराबर कितना है, 1700, क्या है 1750 है, क्या है 1750 है। तो बच्चा हम जिसका वैल्यू रख रहे हैं वो क्या है, y, क्या है y, क्या है y है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये y है। तो अब हम यहाँ पर y के वैल्यू रखेंगे कितना, 50 रखेंगे, क्या रखेंगे, 50 रखेंगे। तो इसमें से हम माइनस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा सावधानी से करना पड़ेगा। क्वेश्चन आप लाख बना लीजिएगा, आप वहां तक पहुंच भी जाइएगा, लेकिन कैलकुलेशन सही नहीं रहेगा, गलत हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, 1750, 1750 इधर आएगा। ठीक है, तो 3x और ये प्लस उधर आया, क्या हुआ माइनस, क्या हुआ माइनस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1750 ये 0 और ये कितना हुआ 15। ठीक है, कुछ गलत हो रहा है क्या, थोड़ा सा पॉज कीजिएगा सर, पॉज कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, शुरू करें सर। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ये एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पर x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 500। तो हमारा जो बच्चा प्रश्न था, हमारा जो प्रश्न था, जरा प्रश्न को देखा जाए। एक बल्ले का कीमत जो होगा, एक बल्ले का कीमत कितना होगा 500 और एक गेंद का कीमत कितना होगा 50 रुपया। ऐसे भी आप मार्केट में जब बैट और बॉल किनने जाते हैं तो वहाँ पर लाजमी होता है कि बैट का जो कीमत होता है बॉल से कहीं ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि एक जो गेंद का कीमत था वो कितना था 50 रुपया, और एक जो बैट का जो कीमत था वो क्या था 500 रुपया। तो हम लास्ट में लिख लेंगे कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की कीमत जो होगा वो कितना होगा 500 रुपया और 50 रुपया क्रमशः। हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि ये आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये इतना अच्छा प्रश्न है, ये आपको एग्जाम में इसका कीमत समझ में आएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इसका चाहे तो क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये कैसे बना है, क्या माना गया है, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर x को बराबर कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर y को बराबर कर सकते हैं। और मैंने जो विधि का प्रयोग किया है बच्चा, उस विधि का नाम है क्या, विलोपन विधि। ठीक है, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ठीक है, जैसा समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहिएगा सर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहाँ है, तो ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। आप जब खोजिएगा तो मिलेगा। ये क्वेश्चन क्या है जरा समझिएगा। आपके पास दो व्यक्ति हैं, पहले समझ लिया जाए। ये दो व्यक्ति हैं, ये दो व्यक्ति हैं। ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ये हो गया, ठीक है, एक 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 व्यक्ति ये हो गया, ठीक है, और एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति जो है ये हो गया। ठीक है, एक व्यक्ति ये हो गया। अब सुनिए ध्यान से, ये दो व्यक्ति कमाने वाले व्यक्ति हैं, ठीक, काम करने वाले व्यक्ति हैं। इनकी आय का अनुपात दिया है। आय समझ में आता है आपको, आय समय में इनकम। ठीक है, आप कितना रुपये कमाते हैं वो बात का है, और इनका इनकम अलग है, इनका इनकम अलग है। इन दोनों का अनुपात दिया है यह, और यहाँ पर जो दिया है वो क्या दिया है, अनुपात दिया है। ठीक है, और उनके खर्च का भी अनुपात दिया है। क्या दिया है, खर्च का भी अनुपात, कितना रुपया खर्च करते हैं। मान लीजिए कि अगर ये व्यक्ति महीना में 9,000 रुपया कमाते हैं, ठीक है, 9,000 रुपया कमाते हैं और 2,000 रुपया बचा लेते हैं। तो 2,000 रुपया जब बचा लेंगे तो आप बताइए ना कि वो कितना रुपया खर्च कर दिए हैं। वो 7,000 रुपया क्या कर दिए, खर्च कर दिए। तो एक फॉर्मूला होगा, हम इसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। तो ये दो व्यक्ति हैं, तो इस व्यक्ति के लिए हम x मान लेंगे और इस व्यक्ति के लिए क्या मान लेंगे, हम लोग y मान लेंगे। अब थोड़ा सा प्रश्न पर हम
चर्चा करते हैं। आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात इतना है और उनके खर्चों का अनुपात इतना है। ठीक है, इतना दिया है, आय अलग हो गया, खर्च अलग हो गया। तो यदि प्रत्येक व्यक्ति यानी ये भी व्यक्ति कितना रुपये बचाता है महीना में, 2000 बचाता है, और ये व्यक्ति कितना बचाता है, ये भी आपका 2000 रुपया बचाता है। ठीक है, तो बताइए कि इनका मासिक आय क्या था, महीने का कितना इनकम था इनका कि ये 2000 बचा रहे हैं। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हम बताते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम का सबसे फेवरेट प्रश्न है। हम ये नहीं कहते कि प्रश्न आ ही जाएगा, लेकिन ये प्रश्न अच्छे प्रश्न में गिनती होता है। आइए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिख लेंगे माना कि यहाँ पर लिख लेंगे माना कि प्रत्येक व्यक्तियों का प्रत्येक व्यक्तियों की आय क्रमशः कितना है, 9x और कितना है, 7x है। ठीक है, और उनके खर्चों का अनुपात और उनके खर्चों का अनुपात और उनके खर्चों का अनुपात 4y और 3y क्रमशः है। अब सुनिए, तो हमारे पास जो व्यक्ति हैं, हमारे पास दो व्यक्ति हैं जिनकी आय, हमने पहले व्यक्ति का आय कितना माना, 9x, और दूसरे व्यक्ति का जो आय है, आय हमने माना है, वो क्या माना है, 7x, और उनके खर्चों का जो अनुपात है वो कितना है, 4y और 3y क्रमशः है। तो अब एक चीज आपको हम और बता देते हैं कि एक फार्मूला होता है, ठीक है, कि आय बराबर क्या होता है, आय जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है। तो हम क्या करते हैं कि खर्चा प्लस बचत, तो जो आय बराबर फार्मूला होता है वो क्या होता है, खर्चा प्लस क्या, बचत। और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें कि कितना खर्चा किए और कितना हम बचत किए, तो हमारा टोटल क्या निकल जाएगा, आय निकल जाएगा। तो इस फार्मूले से ही, कॉन्सेप्ट से ही मैथ आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, आइए अब हम यहाँ से क्या आते हैं, प्रश्न से आते हैं। कहाँ से आते हैं, प्रश्न से आते हैं। तो हम पहले व्यक्ति का निकालेंगे तो पहला समीकरण जाएगा, दूसरे व्यक्ति का निकालेंगे तो क्या होगा, दूसरा समीकरण जाएगा। इसमें से लिखा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। तो पहला व्यक्ति का जो आय था, पहला व्यक्ति का आय कितना था, 9x था। तो हमारा फॉर्मूला ये है, तो आय क्या लिखेंगे, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला व्यक्ति का आय कितना है, पहला जो व्यक्ति का आय है वो कितना है, 9x होगा। ठीक है, बराबर है, लिखेंगे खर्चा का जो अनुपात है वो क्या है, 4y है। क्या है, 4y है। ये किसका बात हो रहा है, पहले व्यक्ति का, और पहले व्यक्ति का जो खर्चा है उसका अलग दिया हुआ है, आय अलग दिया हुआ है, लेकिन इन दोनों व्यक्तियों का जो बचत है वो कितना है, 2000 रुपया है। तो आपको ये तनिक नहीं सोचना है कि हम लोग क्या माने। ठीक है, या ध्यान दीजिएगा। तो आय बराबर खर्चा प्लस बचत। तो पहला व्यक्ति का जो आय है वो कितना है, 9x है, और खर्चा कितना है, वो 4y है। लेकिन बचत कितना होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। बचत जो होगा वो हमारा होगा 2000 रुपया होगा। क्या होगा, 2000 रुपया। अगर आप खर्चा प्लस बचत को जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, खर्चा प्लस बचत को जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, वो आय होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 9x, ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2000 रुपया हम लिख देंगे, और ये हमारा समीकरण नंबर 1 बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो बच्चों पहले ये आपको
मानने आना चाहिए कि हम किसको क्या माने। जब तक आप समीकरण को तैयार नहीं कीजिएगा, जब तक आप समीकरण को नहीं लिखिएगा, देखिए बनाने के लिए सोल्व तो कर लीजिएगा कि हम विलोपन विधि से बनाएं कि प्रतिस्थापन विधि से बनाएं, किससे बनाएं वो तो आप समझ लीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ा आपके पास जो मसला है ये है कि हम इसको कैसे तैयार करें। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला था, आय बराबर खर्चा प्लस क्या होता है बचत। तो हमने क्या किया कि पहले व्यक्ति का आय जो था वो 9x था और खर्चा जो था वो कितना था 4y था, और जो बचत था वो बचत दोनों व्यक्ति के बराबर है तो कितना था वो 2000 रुपया था। तो हम इसी फॉर्मूला पर रख के क्या किया, हमने फिर क्या किया कि ये 4y को इधर भेज दिया और हमने सारा एक फॉर्मेट बना दिया। ये पहले व्यक्ति था तो ये पहला समीकरण लिखा। दूसरा व्यक्ति क्या कहता है कि मेरा जो इनकम है, मेरा जो आय है वो कितना है 7x है, और मेरा जो खर्चा है वो कितना है 3y है, लेकिन हमारा बचत सेम है। ठीक है, माने ये व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा बचा रहा है पैसा, इस व्यक्ति की अपेक्षा पैसा ज़्यादा बचा रहा है। ठीक है, आइए दूसरे व्यक्ति का जो आय है वो कितना है 7x है, कितना है 7x है, और खर्चा कितना है, आय बराबर मैंने आय लिखा बराबर लिखा खर्चा, खर्चा कितना था 3y था, और यहाँ से बचत कितना था वो 2000 था। तो हमने क्या किया ये प्लस इधर आया तो क्या हो गया माइनस, क्या हो गया माइनस। तो हमने इसको इधर लिखा और बराबर क्या लिखा 2000 रुपया लिखा। ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया। तो अब देखिए अब आपके दिमाग में चलता है कि सर ये प्रश्न को हम कैसे बनाएं। देखिए आप चाहे तो इस प्रश्न को आप विलोपन विधि से बनाइए, प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, या कुछ भी से निकालिए, ये आपको बनाना तो पड़ेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जरा हम चलते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 ठीक है, और समीकरण नंबर क्या 2, क्या 2। इस बार हम x को बराबर नहीं करेंगे, इस बार हम किसको बराबर करेंगे y के बराबर करेंगे। तो हम क्या किए कि समीकरण 1 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, और समीकरण नंबर 2 में कितना से मल्टीप्लाई किया 4 से। अब यहाँ भी साइन माइनस है और यहाँ भी साइन माइनस है, मतलब दोनों जब साइन बराबर होते हैं, हमने पहले ही बताया था कि अगर हम दोनों समीकरण में देखेंगे, अगर दोनों साइन बराबर हुआ जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, तब इन दोनों समीकरणों को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या किए घटा दिए। तो अब हम 3 से समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे गुना करेंगे। तो जैसे हम 3 से गुना किए इस समीकरण में तो क्या हुआ 9 तिहाई के कितना हुआ 27, क्या हुआ 9 तिहाई के 27। फिर क्या हुआ 4 तिहाई के कितना हुआ 12, कितना हुआ 12। फिर क्या हुआ 3 से 3 गुना के 6000, ये हो गया। ये समीकरण नंबर 1 में हमने गुना कर दिया। अब आते हैं समीकरण नंबर 2 में आते हैं। जैसे समीकरण 2 में आएंगे इसमें हम 4 से गुना करेंगे, तो ये कितना हुआ सच्चौ के कितना हुआ 28, कितना हुआ सच्चौ के 28। मैंने इसमें क्या किया 4 से समीकरण 2 में 7 4 से गुना किया, सच्चौ के 28 4 से गुना करेंगे छठे के क्या होगा 12। और फिर 4 से गुना करेंगे तो 4 दुना कितना होगा 8000 होगा, क्या होगा 8000। अब हम माइनस कर रहे हैं, तो जैसे माइनस करेंगे तो जो साइन क्या होगा वो चेंज होगा, जो माइनस था वो क्या हो जाएगा प्लस, जो प्लस था वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया ये तो आपका कट छट के 0y आ गया, और यहाँ से देखिए इसके आगे प्लस माइनस नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ध्यान दीजिए, तो यहाँ से काम करेंगे कि ये घट के कितना आएगा -x आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा -2000 होगा। ठीक है, तो माइनस कितना होगा 2000 रुपया। तो यहाँ से अब लिखेंगे -x बराबर माइनस क्या 2000। ठीक है, तो ये माइनस माइनस हम क्या किए काट के, तो x का वैल्यू कितना आया 2000 आया, कितना आया x का वैल्यू 2000। तो ये x का वैल्यू आया है ना कि x आया है, ध्यान दीजिएगा। अब इसी प्रकार आप y भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस x का वैल्यू हम समीकरण 1 में या 2 में क्या करेंगे रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर या 2 में रखने पर, आप कहीं भी रखिए 1 में रखने पर, 1 में हम रख लेते हैं। ठीक है, 1 में रखने पर 1 में हम रख ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एक ये हुआ 9x, क्या हुआ 9x माइनस 4y, और कितना हुआ 2000 हुआ, क्या हुआ 2000 हुआ। तो यहाँ पर हम रखेंगे 9 गुने 2000, और ये कितना हुआ
4y बराबर 2000। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हुआ, 9 दूना के कितना हुआ 18, 18,000 हुआ। ठीक है, और ये कितना हुआ -4y बराबर 2000, क्या हुआ 2000 हुआ। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये। ठीक है, एक मिनट। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, 18,000 को इधर भेज देंगे। किसको भेज देंगे, 18,000 को इधर भेज देंगे। अब ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -4y और बराबर 2000 माइनस क्या 18,000, क्या होगा 18,000। तो यहाँ से -4y बराबर माइनस क्या 16,000, क्या हुआ 16,000। ये कट गया और ये कट गया 4 से, तो कितना हुआ 4,000। तो मतलब ठीक है, ये हमसे जो प्रश्न पूछा है जरा समझिएगा कि उनकी मासिक आय क्या थी। तो देखिए, आप चाहे तो पहला व्यक्ति को ए मान सकते हैं या दूसरे व्यक्ति को बी मान सकते हैं। ठीक है, दो व्यक्ति मान लिया, हमने ऐसे ही माना। तो प्रत्येक व्यक्ति का मासिक आय, तो जो पहला व्यक्ति था हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहला व्यक्ति, क्या लिख सकते हैं, पहला व्यक्ति, पहला जो व्यक्ति था उसका मासिक आय कितना था 9x, क्या था 9x, और x का जो वैल्यू हमारा था कितना था 2000। तो हम 9 में 2000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हुआ 18,000 हुआ। ये 18,000 रुपया आ गया किसका, ए का। अब हम बी का निकालेंगे, मतलब दूसरा व्यक्ति का अगर मासिक आय निकालते हैं, दूसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति का निकालेंगे तो दूसरा व्यक्ति का कितना है, ये 7x है, क्या है 7x। तो इसमें हम क्या करेंगे 7 गुने 2000, क्या करेंगे 2000। तो 7 में कितना होगा 2000, मतलब 14, मतलब 14,000 रुपया आया। तो आप बच्चों देखो, ये प्रश्न में आप चाहे ना, आप चाहोगे कि हम इस प्रश्न को स्किप कर जाएं या क्वेश्चन छोड़ दें या जल्दबाजी में हम क्वेश्चन को बना लें। आप इस चीज़ को नोटिस कर रहे हो कि हम जब इस प्रश्न को बना रहे हैं तो बहुत हम समय दे रहे हैं, मतलब धीरे धीरे बना रहे हैं, ताकि होता क्या है ना कि आप पूरा मेहनत कर लो, अगर आपका एक कैलकुलेशन में गलती निकल गया ना तो पूरे मैथ को वो ख़त्म कर देगा। इससे दिक्कत क्या है कि समय भी बर्बाद जाएगा, आपका बनाया हुआ जो आपका मेहनत है वो भी बर्बाद जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान से। और रहा बात, जिसको भी इस प्रश्न को जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है चाहे तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इस प्रश्न को ले सकते हैं। तो हम आशा और विश्वास करते हैं कि ये जो प्रश्न है ये प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, या अगर ज़्यादा आप समझ में ना आए तो इस वीडियो को फिर से आप देखिएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस प्रश्न को देखे होंगे। ये प्रश्न जो सबसे लास्ट एनसीईआरटी का जो प्रश्न है 3.6 होगा, उसी में का ये प्रश्न लिया गया है। ठीक है, नहीं उसमें का नहीं, ये दूसरा प्रश्न है शायद, ये प्रश्न आपका होगा। ये प्रश्न, ये ऋतु वाला क्वेश्चन हो गया और एक रूही वाला क्वेश्चन हो गया, ये दो क्वेश्चन हो गया जो लास्ट चैप्टर का है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका नाव से संबंधित प्रश्न है। क्या है, नाव से संबंधित प्रश्न है। और ये जो प्रश्न था, ये जो नगर पे टैक्सी में चलते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इसका समीकरण का हल आपको खुद करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा इस प्रश्न को समझा जाए। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा अतिरिक्त किया जाता है, मतलब जो भाड़ा है वो सम्मिलित किया जाता है। आपके जैसे हम लोग, क्या होता है कि बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो वहाँ पर ना टैक्सी का एक नियत भाड़ा होता है कि आप टैक्सी में बैठ कर उतर जाओ चाहे बैठो, उसका एक भाड़ा लेगा हो। ठीक है, लेकिन हम कहीं-कहीं जाते हैं, हम दिन भर बैठे भी रह जाएँगे, उतर जाएँगे, लेकिन वो टैक्सी वाला भाड़ा नहीं लेता है। लेकिन कहीं-कहीं बड़े-बड़े नगरों में जाओगे ना, तो वो टैक्सी में बैठ जाओगे या बैठ के उतर जाओगे, तो उसका अलग सा पैसा ले लेगा। तो उसी को बोलते हैं नियत भाड़ा। ठीक है? अगर वो वहाँ से बैठ गया और बैठने के बाद जब तुम चल रहे हो, बैठने के बाद तुम कहीं मान लो 10 किलोमीटर चला, चाहे कहीं और चला, तो उसका भाड़ा वो अलग लेगा।
ठीक है, अब हम इस प्रश्न को समझाते हैं, समझिएगा। हम एक बार प्रश्न पढ़ देते हैं। क्या लिखा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़ा, क्या है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त मतलब अलावा चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है और 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। अगर तुम 10 किलोमीटर जाओगे तो उसके लिए भाड़ा वो ऑटो ड्राइवर के जो है वो कहेगा भाई तुम हमको 105 रुपया दो, और अगर तुम 15 किलोमीटर जाओगे तो भाड़ा फिर बढ़ जाएगा कितना, 155 रुपया। तो आपको पता करना है कि वो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। ठीक है, तो इस प्रश्न को थोड़ा सा हम लॉजिकली समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि एक ये ऑटो वाला है। ठीक है, ये ऑटो वाला है, ध्यान से समझिएगा, ये ऑटो वाला है। हम ऐसी ही एक हम तो रफ डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, ताकि आप समझ सकें। ठीक है, ठीक है, और इसमें ये ड्राइवर बैठा हुआ है और एक बाहर से आता है व्यक्ति, भाई इसको जाना है, इसको जाना है, ये पूछ रहा है कि, और ये ऑटो वाला ड्राइवर इसको समझा रहा है कि देखो भाई तुम अगर तुम ऑटो पे चढ़ जाओगे या बैठ जाओगे या बैठ के उतर जाओगे तो मैं तुमको वो तुम्हारा भाड़ा मैं अलग लूंगा। ठीक है, फिर इसको समझा दिया, और मैं आपको भी समझा रहा हूँ, कहीं भी जाइए ना तो उसको 5 बार पूछ लीजिए। ठीक है, कि ये कितना होगा, क्या होगा। ये नहीं कि आप पूछे बिना बैठे तो पता लगे कि आपको अतिरिक्त कुछ देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये व्यक्ति से बोल रहा है कि देखो भाई जब तुम मेरे ऑटो में बैठोगे तो तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा वो नियत भाड़ा, और जितना तुम चलोगे आगे, ये टेम्पो वाला जितना आगे ले चलेगा उसके हिसाब से चले। जैसे मुंबई में मीटर आप देखे होंगे, मीटर का जो पैसा होता है मीटर बांध देता है, आप देखे होंगे मीटर बांधेगा, जितना चलेगा मीटर गिराएगा उतना पैसा उसको क्या करो, दे दो टैक्सी वाला के। आइए थोड़ा सा अब हम इस प्रश्न को ना समझाते हैं और बनाते हैं प्रश्न में कैसे होगा। सबसे बड़ा जानकारी ये है कि ये जो 5 नंबर में ये प्रश्न आते हैं आपको मानना क्या है। मान भी लिए समीकरण बनाना बहुत बड़ा एक दिक्कत होता है बच्चों के लिए। अगर तुम समीकरण बनाना सीख गए, समीकरण बना दिया, तो फिर प्रश्न को हल करने में हमें नहीं लगता है कि वो कुछ ज़्यादा दिक्कत करेगा। ठीक है, ज़्यादा ध्यान से समझिएगा। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई है। आइए पहले हम मान लेते हैं कि उस टैक्सी का नियत जो किराया है, भाड़ा है, वो कितना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या किया, मतलब मैंने क्या किया, जरा सा अब ध्यान दीजिएगा। यहाँ से मान लेंगे क्या, माना कि ध्यान दीजिएगा, माना कि टैक्सी, ध्यान दीजिएगा, टैक्सी, माना कि टैक्सी, टैक्सी, ठीक है, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा, का नियत भाड़ा, नियत भाड़ा, नियत भाड़ा 100 रुपये और 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 प्रति किलोमीटर, और प्रति किलोमीटर, और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है, y रुपये है। प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से प्रश्न से हम बनाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से क्या होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने मान लिया, माना कि टैक्सी का नियत जो भाड़ा है 100 रुपये है और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है y रुपये है। ठीक है, प्रश्न से आते हैं। तो पहला प्रश्न क्या था कि ऑटो वाला क्या किया, नियत भाड़ा तो लेगा ही, नियत भाड़ा कितना लेगा, 100 रुपया, तुम बैठ के उतर जाओ या तुम बैठे रहो, ठीक है भाई, वो भाड़ा लेगा। अब वो तुम कहा कि हमको 10 किलोमीटर जाना है, तो 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना ले रहा है, y रुपया, तो 10 किलोमीटर कितने लेगा, 10y, तो यहाँ कितना होगा 10y, और टोटल भाड़ा मतलब नियत भाड़ा
और वो प्रति किलोमीटर भाड़ा, इन दोनों को जोड़कर वो ऑटो वाला कितना रुपया लिया है? 105 रुपया लिया है। ठीक है, तो 105 रुपया लिया है, तो ये समीकरण नंबर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। इसी प्रकार वो ड्राइवर कहा कि भाई हमको अब 15 किलोमीटर जाना है। दूसरा आया व्यक्ति बोला कि हमको 15 किलोमीटर जाना है, उसको भी समझाया रेगुलेशन, बोला कि ठीक है हम नियत भाड़ा 1 रुपये लेंगे और तुम जितना किलोमीटर जाओगे उसके हिसाब से हम वाई रुपये लेंगे। और कितना जा रहा है? 15 किलोमीटर जा रहा है, तो ठीक है, तो ये 15 वाई हो जाएगा। और यहाँ पर टोटल जो भाड़ा जोड़ रहा है वो कितना है? 155 रुपया। मतलब ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। आप इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को सोल्व कीजिए। किस विधि से? आपके ऊपर छोड़ देते हैं, विलोपन विधि से। लेकिन ध्यान रहे लास्ट में 100 वाई निकाल कर नहीं छोड़ना है। लास्ट में ये भी कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर क्या करना है? यात्रा करना है, तो टोटल भाड़ा कितना होगा? कितना होगा? 25 किलोमीटर। तो आप क्या करेंगे? लास्ट में लिखेंगे नियत भाड़ा देगा और 1 किलोमीटर का वाई रुपया, तब 25 किलोमीटर का आप एक्स निकालना इसमें से, इसको विलोपन विधि से एक्स और वाई निकालेंगे। ठीक है, और जितना एक्स और वाई होगा यहाँ रखेंगे और टोटल भाड़ा हमारा हो जाएगा। थोड़ा सा ये प्रश्न आपके आप लोग को होमवर्क रहेगा और प्रयास कीजिए ना कि क्वेश्चन को बनाने का। आप नहीं बनाओगे ना तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। और आज का अंतिम प्रश्न मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है, तो एक प्रश्न और मैं ले चलता हूँ जो नाव से संबंधित प्रश्न है। नाव से संबंधित प्रश्न है और इस क्वेश्चन को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप प्रयास कीजिएगा कि यहाँ से एक्स और वाई का मान निकालेंगे, जितना आएगा यहाँ रखेंगे और ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बन जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम चलते हैं कहाँ? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, आइए। ये क्वेश्चन का क्या बोल रहे हैं, थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन नाव से संबंधित प्रश्न है और ये क्वेश्चन एग्जाम का भी सबसे फेवरेट क्वेश्चनों में से एक माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रश्न क्या बोल रहा है? रितु एक लड़की है, ठीक है, धारा की अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल, एक होता है अनुकूल। ठीक है, तो प्रतिकूल और अनुकूल हम समझेंगे। पहले हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्या है? ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। ठीक है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल क्या होगी? तो बच्चों पहले ये बताना चाहिए कि आप लोग भी नदी में स्नान किए होंगे या कहीं बहती हुई पानी में आप लोग स्नान किए होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये पानी है, इसका फ्लोइंग इस साइड है। अभी हम आपको सामने एक प्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा आप समझिएगा। जब तक आप लॉजिक को नहीं समझिएगा तब तक आप प्रश्न को नहीं बना पाइएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि बस सर आके छाप दे, बना दे, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने से क्या फ़ायदा जब आप समझेंगे ही नहीं। तो इस पानी का जो डायरेक्शन है बच्चों, इस साइड है। ठीक है, ये साइड है, ये पानी इस साइड जा रहा है। ठीक है, जरा समझिएगा। तो एक लड़की है, कौन है पता है? ऋतु। कौन सा है? ऋतु। ऋतु यहाँ बैठी हुई है। ऋतु क्या है? यहाँ पर बैठी हुई है और नाव चला रही है। नाव चलाते चलाते जाएगी। आप सोचिए, जब जब यहाँ से जब जब पानी का डायरेक्शन इस दिशा में होगा, पानी जो है इस दिशा में बह रहा है, पानी का फ्लोइंग जो है इस दिशा में बह रहा है, तो आप सोचिए कि ऋतु जब नाव को खेदेगी, नाव को लेकर चलेगी, इस दिशा में चलेगी, तो इसका स्पीड जो होगा ना, क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। आप समझिए, कभी आप नदी में स्नान कीजिए, पानी जो तेज चलता है, पानी बहती हुई पानी में आप उसी दिशा में तैरिए। आप देखिएगा कि आप बहुत जल्दी यहाँ से यहाँ पहुँच जाइएगा। मतलब आपका स्पीड क्या हुआ? बढ़ गया। क्या हुआ? बढ़ गया। तो मान लीजिए जब ऋतु यहाँ से क्या की, नाव लेकर चली और चलते चलते यहाँ आ गई, तो ले तो गई, तैर कर चल गई, उसको अच्छा लगा। ठीक है, और टाइम कितना हुआ पता है? मात्र 2 घंटे में पता है वो 20 किलोमीटर तैर कर चल गई, नाव को लेकर चल गई। अब बच्चों बताओ कि जब ऋतु
नाव लेकर जाएगी तो क्या ऋतु वहीं रह जाएगी कि उधर से आएगी भी? तो उधर से क्या होगा, लौट रही है। तो जब हम पानी के विपरीत दिशा में तैरते हैं, अब हम क्या किए, ऋतु का डायरेक्शन, अब ऋतु यहाँ पर आ गई, ऋतु यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो जैसे आ गई, अब यहाँ पर ये सोच रही है कि अब तो मुझे घर भी जाना है। अब यहाँ पर लेकर नाव क्या की, चल दी। तो जैसे नाव लेकर चली तो उसको तैरने में बहुत दिक्कत हो रहा था, है ना, लेकिन फिर भी यहाँ से पहुँच गई। लेकिन इस बार कितना, 2 घंटे में, कितना, 2 घंटे में। समझ सकते हो कि मात्र 2 घंटे में वो कितना 4 किलोमीटर वो ट्रेवल कर पाई। लेकिन फिर भी वो जहाँ से शुरू की थी वहाँ अभी नहीं पहुँची है, मतलब बहुत उसको मशक्कत करना पड़ रहा है। इसीलिए आप लोग बड़े-बड़े देखोगे जहाज में वो मोटर लगाया जाता है, ठीक है। मोटर लग गया, बस बटन टिपो, जितना तेज चलना है पानी की दिशा में चाहे पानी के विपरीत दिशा में, वो आसानी से पार कर लेगा, ठीक है। आइए अब हम इस प्रश्न को जो बना रहे हैं बच्चों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ही। अब हम आपको 2 चीज़ समझाएंगे। पहला तो आपको हम समझा देते हैं, पहला तो आपको हम समझा देते हैं कि एक होता है अनुकूल, ठीक है, और एक होता है प्रतिकूल। धारा की दिशा में जब जाइएगा ना आप, धारा के दिशा में जब जाइएगा, जब धारा के साथ जाइएगा ना, तो हमेशा वो अनुकूल होगा, धारा के अनुकूल। मतलब आपका स्पीड और पानी का स्पीड दोनों जुड़ जाएगा और फिर आपको तेजी से क्या करेगा, ले जाएगा। तो अनुकूल हुआ धारा के साथ और प्रतिकूल हुआ धारा के विपरीत। आप इस लाइन को समझिएगा, अभी हम इसका हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ये इतना लॉजिक हमने समझाया कि ये प्रश्न आपको समझने के लिए, ऐसा नहीं है कि यही प्रश्न है, और भी इसमें प्रश्न है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। और इसमें पता है, इसमें एक फार्मूला आएगा, क्या, दूरी, क्या आएगा, दूरी। अच्छा ये बताइए, जब ऋतु यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करके चली गई, 20 किलोमीटर चल गई, तो 20 किलोमीटर क्या हुआ, दूरी, क्या हुआ, दूरी। तो दूरी में क्या क्या लगा था, एक तो समय लगा था ना, एक समय और एक चाल। तो दूरी बराबर क्या होता है, समय गुने क्या होता है, चाल। आप समझ गए। तो इसी कॉन्सेप्ट पर ये मैथ क्या होगा आपका बनेगा। आइए हम बनाते हैं, जैसा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आइए तो आइए पहले हम यहाँ से बनाने का प्रयास करते हैं, और आज का ये अंतिम प्रश्न है, ठीक है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है। तो उसकी उसकी मतलब किसकी, ऋतु की। तो हम मान लेंगे कि माना कि, ठीक है, माना कि ऋतु क्या है, ऋतु, माना कि ऋतु, माना कि ऋतु की, माना कि ऋतु का, ऋतु की स्थिर जल में, माना कि ऋतु की स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में क्या चाल क्या होगा, x किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। और 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 ऋतु की धारा में चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल और स्थिर जल में धारा की चाल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, और धारा की चाल मान लेंगे हम लोग, क्या मान लेंगे, धारा की चाल मान लेंगे, ठीक है। ठीक है, धारा की चाल, धारा की चाल क्या होगा, y किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो अब हम थोड़ा एक चीज और है, ठीक है, क्या, समय बराबर दूरी बटे में चाल, और दूरी बराबर समय गुने चाल, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से आप ध्यान से रखिएगा, जो दूरी होता है इसमें समय गुने क्या होता है, चाल होता है, ठीक है। या जो भी समय होगा, जो भी समय होगा हम इसी के अनुसार हम बनाने का प्रयास करेंगे, या समय बराबर कह सकते हैं कि दूरी बटे में क्या, चाल, दूरी बटे में क्या है, चाल है। आइए हम प्रश्न से
थोड़ा देखते हैं। तो अनुकूल दिशा में ऋतु की चाल लिख सकते हैं और प्रतिकूल दिशा में ऋतु की चाल लिख सकते हैं। ठीक है, अनुकूल दिशा में, अनुकूल मतलब पानी के साथ। ठीक है, अनुकूल दिशा में, अनुकूल दिशा में चाल। तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में बताया बच्चा कि कभी भी अनुकूल दिशा आएगा तो दोनों चाल को स्थिर जल में और धारा की चाल जो भी होगा हम जोड़ देंगे, तभी तो हमारा स्पीड बढ़ेगा ना। तो यहाँ इसको ले लेंगे x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और इसी तरह प्रतिकूल दिशा, प्रतिकूल मतलब विपानी के, है ना। प्रतिकूल दिशा में चाल। ठीक है, आइए, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस नहीं होगा क्योंकि उसका स्पीड घट रहा है। अगर आप समझिए कि अगर आप किसी नहर में या नदी में स्नान कर रहे हैं और पानी इस साइड से गुजर रहा है और आप इस साइड से आइएगा तो लाजमी है कि आपका स्पीड क्या होगा, घटेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतिकूल। और जब आप पानी में दोनों डायरेक्शन सेम होगा तो वहाँ क्या होगा, अनुकूल, मतलब पानी के साथ। अब आइए थोड़ा प्रश्न से आते हैं, जैसा समझिएगा, प्रश्न से आते हैं। ठीक है, प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न में क्या बोल रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में इतना किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, तो हमने बताया ना कि हम एक फॉर्मूला और होता है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाल बराबर, चाल बराबर क्या, दूरी बटे में क्या, समय। क्या होगा, दूरी बटे में समय हो गया। ठीक है, तो चाल हमारा क्या हो गया, अनुकूल दिशा में x प्लस वाई, क्या हो गया, x प्लस वाई। और दूरी कितना हो गया, 20, और समय कितना हो गया, 2। ये क्या हो गया पता है, ये आप समझ सकते हैं कि ये जो हमने लिखा है ये है चाल, और ये हमने लिखा है क्या है, दूरी, और ये हमने क्या लिखा है, समय। इसी पर हमने इसको फिट किया है, तो ये कट गया 10। तो हमारा पहला समीकरण जो मिला, ए x प्लस वाई बराबर क्या, 10। तो इसे हम समीकरण नंबर क्या ले लेंगे, फर्स्ट। क्या ले लेंगे, फर्स्ट। और इसी प्रकार ऋतु धारा के प्रतिकूल दिशा में, मतलब धारा के प्रतिकूल दिशा में 2 घंटे में कितना किलोमीटर तैरती है, 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4 बटे में 2, ये कट गया 2। और यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2। तो ये क्या हो गया, समीकरण नंबर क्या, 2। तो बच्चों तुम्हारे पास समीकरण 1 भी आ गया और समीकरण 2 भी आ गया। अब चाहे तो तुम देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि ये प्रश्न कैसे बना, क्या माना। इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझा दिया है कि आपने किसको चाल माना है, किसको दूरी माना है, और किसको क्या माना है, समय माना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से समीकरण नंबर 1 हो जाएगा और वहाँ से समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आप इसे विलोपन विधि में या किसी भी विधि में जो भी आपको अच्छा लगे बना लीजिए, और x और y का मान निकलेगा और वही होगा स्थिर जल में और धारा के चल में। ठीक है, तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है, ये सेशन आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, और उम्मीद भी करते हैं कि ये सेशन जो है, ठीक है, ये जो सेशन है, ये सेशन बहुत ही आप लोग को उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा लगा होगा। और आई होप कि हम लोग मिलते हैं, ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और इसके लिए आज का सेशन जो रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। ठीक है, इसलिए थैंक्स।